नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में। देखिए, नॉर्मली हम लोग खबर को लेकर डिस्कशन करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं और सवाल उठाते हैं, लेकिन आज हम लोग चर्चा शुरू करते हैं एक सवाल के साथ ही। अब सवाल जुड़ा हुआ है महंगाई से। आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से इंडिया में महंगाई के दर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अगर आप डेटा देखें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर जनवरी फरवरी एंड मार्च 2022, आप यहाँ पे देख सकते हो इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 6%। और हम जानते हैं कि इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी होती है, उनका यही जिम्मा होता है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को एक लेवल में कंट्रोल करके रखें। मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट है 4 ±2%, यानी कि अपर रेंज है 6% इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और लोअर है 2%। अभी फिलहाल आप देख सकते हो वी हैव ऑलरेडी ब्रीच्ड द 6% मार्क। और मैंने आपको प्रीवियस डिस्कशंस में ये भी बताया था कि ये 6% जो है ये और बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, यानी कि फ्यूल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। और इंडिया में अगर हम लोग बात करें फ्यूल प्राइसेस की इंक्रीज कब से शुरू हुई है? मिड मार्च से, क्योंकि मार्च 10 के बाद जब रिजल्ट्स आए थे, 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए थे, असेंबली इलेक्शंस के बाद धीरे धीरे दर बढ़ना शुरू हुए हैं। और अप्रैल में हम लोगों ने देखा है कि कंटिन्यूसली पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। और इन्फ्लेशन देखिए इतना विशियस क्यों होता है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें क्रूड ऑयल के पर्सपेक्टिव से या फिर फ्यूल के पर्सपेक्टिव से। अगर फ्यूल के दर बढ़ते हैं तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्यों होता है? क्योंकि ये एक डोमिनो इफेक्ट लाता है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट लाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पेट्रोल के दाम नॉर्मली डीजल से भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर डीजल के दाम बढ़े कंटिन्यूसली तो डीजल का इम्पैक्ट होगा पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे, लॉजिस्टिक्स सेक्टर पे, जिसकी वजह से दूसरी जगह पे दूसरे सेक्टर्स में भी दाम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि सभी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं, बिस्किट के साइज घट चुके हैं, महंगाई बढ़ रही है, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इमेजिन कीजिएगा दिस इम्पैक्टिंग द फूड सेक्टर, यानी कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आ जाएगा तो क्या होगा? क्या आपने सोचा है कि ये जो महंगाई भी बढ़ रही है इसकी वजह से इनपुट कॉस्ट दूसरे सेक्टर्स में भी बढ़ रही है? क्या इस सेक्टर का परिणाम फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर भी होगा? क्या आपने ये सोचा है? तो आज का हमारे डिस्कशन का मुद्दा है, विल फर्टिलाइजर प्राइसेस आल्सो सी अ राइज इन दिस खरीफ 2022 सीजन। खरीफ का सीजन शुरू होगा, अभी बारिश होने के बाद खरीफ सीजन स्टार्ट्स, यानी कि बीज बोना शुरू हो जाता है। तो उस समय पे क्या फर्टिलाइजर के दर भी बढ़ेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अगर सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं तो फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग इसी सवाल से जुड़ा हुआ डिस्कशन करेंगे और एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो खबर आई है वो है कि गवर्नमेंट इज सेट टू रेज द सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स टू कूल द प्राइजेस फॉर फार्मर्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर दर बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो ये एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देती है। अगर आज सभी फूड प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं, अगर खरीफ के लिए इनपुट भी बढ़ा, यानी कि खरीफ की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी, यानी कि आने वाली खरीफ का जो हार्वेस्ट होगा उसके भी प्राइसेस हाई रहेंगे। तो हम लोग एक इन्फ्लेशन के विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट इज सेट टू रेज सब्सिडी ऑन द फर्टिलाइजर सेक्टर। तो इसी खबर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, कैबिनेट अप्रूवल अभी इसको मिलनी है। बट हम लोग देखेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में, कैसे इंडिया में फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ रही है और ये जो सरकार का डिसीजन है कैसे यहाँ पे हमारे ऑप्शंस लिमिटेड हैं। क्यों? देखिए, नॉर्मली हम लोग जब भी फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करते हैं तो वी हैव स्पोकन कि फर्टिलाइजर सब्सिडी में राशनिंग की जरूरत है। फर्टिलाइजर सब्सिडी में यूरिया को बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जाता है, उसके ऊपर सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिलती है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में कुछ बदलाव आने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले बात कर चुके हैं। लेकिन ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन के चलते हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। क्या एटलीस्ट इमरजेंसी पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो अभी सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। ये क्यों पड़ेगी ये भी हम लोग चर्चा करते हैं, और क्या है फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टेटस फॉर खरीफ 2022 ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। दैट वुड बी द कंप्लीट एजेंडा ऑफ द डिस्कशन। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या है? इंडिया में फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर यूजर है। ऑफकोर्स पहला कौन है? चाइना है। और फर्टिलाइजर्स हेवीली सब्सिडाइज्ड है। पिछले 40-50 सालों से इंडिया में फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी मिलती है, क्योंकि फार्मर्स को इनपुट कॉस्ट कम हो और फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे हमारे देश में, इसीलिए हम लोग सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी। बट दिस सब्सिडी बिल इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। इनफैक्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है पिछले 7-8 सालों में। अगर हम लोग
पिछले कुछ सालों का डेटा देखें, इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होने वाला है। अगर आप नंबर्स देखोगे, फिस्कल ईयर 2013 से लेकर फिस्कल ईयर 2019-20 तक, यानी कि पिछले 7-8 सालों में ये जो नंबर है 60,000 से 80,000 करोड़ के आसपास रहा है। फर्टिलाइजर सब्सिडी बिटवीन 60 to 80,000 करोड़ एवरी फिस्कल ईयर, राइट। लेकिन अब जैसे ही पहुंच जाओगे 2020 के बाद, 2020 का जैसे आंकड़ा देखोगे, इट हैज क्रॉस्ड 1 ट्रिलियन रुपीज। 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर में द नंबर वाज 1,27,000 करोड़ सब्सिडी बिल। 2021-22 में पहले एक एस्टिमेट दिया गया, बजट एस्टिमेट देखिए, 2021-22 का बजट एस्टिमेट था 79,000 करोड़, और इस साल अभी जो बजट आया उसमें ये रिवाइज्ड जो नंबर्स है ये है पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के 1,40,000 रुपीज सब्सिडी बिल। और अभी मैंने आपको बताया सरकार इज नाउ सेट टू इंक्रीज द सब्सिडी फर्दर, और इस साल बजट में बजट एस्टिमेट दिए गए इस साल का, यानी कि दिस फाइनेंशियल ईयर विच इज गोइंग ऑन, विच स्टार्टेड ऑन April 1, इसका एस्टिमेट है 1,05,000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 1,05,000 करोड़, यानी कि 1 ट्रिलियन रुपीज के आसपास एस्टिमेट है। अब अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि 2021 में जो बजट एस्टिमेट था 80 करोड़ के आसपास था, रिवाइज्ड ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बजट एस्टिमेट दिया गया है 1 ट्रिलियन रुपीज का या फिर 1 लाख करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली अगले फिस्कल तक 2 लाख करोड़ सब्सिडी जा सकती है। दिस नंबर वुड बी क्वाइट हाई बिकॉज द गवर्नमेंट इज सेट टू इंक्रीज इट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको लग रहा होगा कि सर ये सब्सिडी वाला जो न्यूज़ है ये गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि वी डू नॉट हैव मेनी ऑप्शंस। इसीलिए फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट, आपको ध्यान रखना है, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आता है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इन्होंने रिसेंटली एक प्रेजेंटेशन दी है जहां पे इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल प्राइसेस फर्टिलाइजर के कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, इनपुट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें फर्टिलाइजर के ऊपर और भी ज़्यादा सब्सिडी देने की ज़रूरत है। ये जनवरी 2021 से ही कंटिन्यूसली प्राइसेस बढ़ रहे हैं और अभी ये अनिवार्य हो चुका है, वी हैव टू रिवाइज द सब्सिडी। इस प्रेजेंटेशन में ये बताया गया कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी जिन्होंने रेकमेंड किया है टू रिवाइज द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, खरीफ 2022 के लिए इसको रिवाइज करने की बात की है, ज्यादा सब्सिडी देने की बात की है। अगर ज्यादा सब्सिडी नहीं देंगे अल्टीमेटली वो कॉस्ट फार्मर के ऊपर चला जाएगा। अगर फार्मर के ऊपर वो कॉस्ट चला जाएगा इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा और अल्टीमेटली खरीफ के बाद भी महंगाई बढ़ती हुई रहेगी। अब ये रिकमेंडेशन ऑलरेडी जा चुकी है कैबिनेट के पास, कैबिनेट अप्रूवल इज अवेटेड। और आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले चीज एग्जाम के दृष्टिकोण से कभी कभार कंफ्यूजन हो सकती है कि सर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में क्या नाइट्रोजन के ऊपर भी सब्सिडी मिलती है? एब्सोल्युटली, आपको ध्यान देना है, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्लस सल्फर, राइट, इन सारे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जितनी भी मात्रा है फर्टिलाइजर में उतनी सब्सिडी मिलती है। आपको ध्यान रखना है, ओनली ऑन यूरिया देयर इज नो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। यूरिया के ऊपर सब्सिडी सबसे ज्यादा मिलती है, इसलिए यूरिया की दर कम है। हम लोगों ने पहले देखा है कि यूरिया एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है, और आपको ध्यान रखना है यूरिया इज ऑल्सो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर इटसेल्फ। बट प्लीज रिमेंबर, अंडर द NBS स्कीम सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए सब्सिडी मिलती है जो भी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। ठीक है, अब खबरें ये आ रही कि सरकार इस सब्सिडी को बढ़ाने वाली है, और आप सोच रहे होंगे सर क्यों बढ़ा रहे हैं? वी डू नॉट हैव ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार का प्लान जो है, दीज स्टेप्स आर एक्चुअली नीडेड एज एन इमरजेंसी मेजर। देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि सब्सिडी रैशनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, सब्सिडी रिफॉर्म्स आना जरूरी है, फर्टिलाइजर सेक्टर रिफॉर्म्स आना जरूरी है, लेकिन अभी ये एक इमरजेंसी स्टेप होगा, ये एंटिसिपेट हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है। फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी मार्च 2022 में 6.95 पहुंच चुकी है, और अप्रैल में, इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट कहते हैं सितंबर 2022 तक ये ईज आउट नहीं होगा। वी विल सी मोर देन 7% CPI टिल सितंबर एटलीस्ट। इसके अलावा इंपोर्ट प्राइसेस सभी चीज़ों के बढ़ चुके हैं। क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वीट, कॉर्न, हम लोगों ने कुकिंग ऑयल के ऊपर बात की थी। इनफैक्ट अभी कुछ ही दिनों पहले ही खबर है, इंडोनेशिया से जो एक्सपोर्ट होता था पाम ऑयल वो भी अभी बैन हो चुका है, यानी कि इंडिया में पाम ऑयल एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कुकिंग ऑयल के प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ इंडिया में इस साल राबी की जो फसल है इसका आउटपुट अप टू द मार्क नहीं है, ये बताया जा रहा है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट स्ट्रेस स्पेशली इन नदर्न इंडिया। नदर्न इंडियन फार्मर्स वुड बी अफेक्टेड। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से अब ये अनिवार्य हो जाता है, अगर हमें फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, अगर हमें महंगाई स्पेशली फूड सेक्टर में अगर रोकनी है या फिर उसको कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, अभी ये सब्सिडी इट बिकम्स नेसेसिटी। तो इमेजिन कीजिए अगर ये नहीं होगा, राइट, ये नहीं होगा तो फर्टिलाइजर के कॉस्ट बढ़ेंगे और अपकमिंग सीजन में क्या होगा,
nobody knows, right? So that is why perhaps this subsidy on fertilizer is going to increase in the upcoming days. So let us wait and watch क्या होगा. अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर आप ये कह रहे हो कि अनिवार्य है तो सरकार डिसीजन क्यों नहीं ले रही? क्योंकि देखिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं जितना जल्दी डिसीजन ले उतना जल्दी क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी टू फार्मर्स प्लान कर सकते हैं. अगर फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी पता चली तो आप प्री प्लानिंग कर सकते हो कितना फर्टिलाइजर करना है, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंपोर्टर्स हो जो भी इस फर्टिलाइजर की बिजनेस में इन्वॉल्व है, दे कैन ऑल्सो ड्रॉप देयर कॉन्ट्रैक्ट्स बिफोर हैंड. इससे की मदद मिल जाती है पूरी सीजन से पहले, यानी खरीफ सीजन से पहले. नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी लेट ये अनाउंसमेंट होती है, राइट. खरीफ सीजन से पहले मई में अनाउंसमेंट होती है ऑफ दी सब्सिडीज और जून में अनाउंसमेंट होती है ऑफ एमएसपीज. तो ये दोनों साथ में ही होनी चाहिए. सबसे पहले तो सब्सिडी अनाउंसमेंट एज वेल एज द एमएसपी अनाउंसमेंट बोथ हैव टू हैपन टुगेदर एज सून एज पॉसिबल. अगर हो तो अच्छी बात होती है सभी के लिए. लेकिन सरकार डीले क्यों कर रही है? परहैप्स दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग ऑन द रशिया यूक्रेन क्राइसिस. देखिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस अगर आने वाले दिनों में अगर ईज आउट हो जाए, ऑल्दो अंदेशा ये नहीं लग रहा है, बट नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन कंटिन्यूसली. 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, अभी जंग चल रही है, बट जिस दिन जंग रुकी, सीज फायर हुआ, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं सब्सिडी का बिल थोड़ा सा कम किया जा सकता है. मे बी द गवर्नमेंट इज लुकिंग आउट फॉर दिस. इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फर्टिलाइजर की डिमांड जो होती है इट इज़ नॉर्मली अराउंड जुलाई अगस्त, यानी कि जब भी सोइंग शुरू होती है, एक बारिश होने के बाद, जैसे आप बीज बोना शुरू करते हो, बीज बोने के साथ ही फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, उसके कुछ दिनों बाद भी अप्लाई करते हैं, तो जुलाई अगस्त में फर्टिलाइजर की डिमांड बहुत होती है. तो वी स्टिल हैव अनदर मंथ एंड हाफ. तो तब तक हम लोग वेट कर सकते हैं, बट जितना जल्दी अनाउंसमेंट हो वो सभी के लिए अच्छा होता है, फार्मर्स के लिए, इवन फॉर द इंडस्ट्री. अब इसके अलावा खरीफ 2022 सीजन के लिए क्या हमारे पास फर्टिलाइजर्स पर्याप्त हैं? क्यों? देखिए रशिया यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, हम लोग मेजरली पोटैश तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं. क्या हमारे पास सारे फर्टिलाइजर हैं? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने बताया उनके प्रेजेंटेशन में दैट टोटल एस्टिमेटेड डिमांड फॉर दिस सीजन वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 354 लाख टन, और हमारे पास उससे ज़्यादा क्वांटिटी में है अवेलेबिलिटी. प्रोडक्शन पकड़ लीजिए, इंपोर्ट ऑर्डर्स पकड़ लीजिए, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 856 लाख टन, यानी कि हमारे पास सरप्लस है, पर्याप्त अमाउंट में हमारे पास फर्टिलाइजर है. सो होपफुली द अपकमिंग खरीफ सीजन विल बी गुड. सो लेट अस वेट एंड वॉच फॉर दिस अनाउंसमेंट दैट सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स वुड इंक्रीज. लेकिन इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. देखिए सब्सिडी बढ़ाना एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए हम लोग पहले ही बात कर चुके, फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म्स आर नीडेड, बट दिस वुड बी एन इमरजेंसी नेसेसिटी फॉर श्योर. लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस टू हैपन. व्हेनेवर दिस हैपेंस विल टॉक अगेन ऑन द फर्टिलाइजर सेक्टर. बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.